सीएम तीरथ सिंह रावत ने आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार की जयंती पर किया ट्वीट। लिखा, पूरे देश को राष्ट्रवाद के सूत्र में पिरोने वाले जी को शत शत नमन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उठाया किसानों का मुद्दा। कहा, बिना पानी के फसलें हो रही बर्बाद, सरकार को बदहाली से कोई लेना देना नहीं। किसानों ने हल्द्वानी में की बैठक। फसल की कटाई और भुगतान समेत कई समस्याओं पर की चर्चा। कमेटी के गठन पर किया गया विचार विमर्श। और आज से कुंभ मेले का आगाज। बिना कोरोना टेस्ट के एंट्री बैन। मेला अधिकारियों ने सफल आयोजन के लिए की पूजा अर्चना। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आप लोग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सर संचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की आज जयंती है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार के बलिराम पंत हेडगेवार के घर में हुआ। उनकी जयंती पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया और कहा कि आपने राष्ट्रवादी विचारों और अथक परिश्रम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन की स्थापना कर संपूर्ण देश को राष्ट्रवाद के सूत्र में पिरोने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। यह आपकी एक सफल शुरुआत का ही परिणाम है कि भारत आज भी सार्वभौमिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए गर्व और साहस से ओतप्रोत है। आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी के नेता हिंदू धर्म को संगठित करने और मानसिक रूप से सबल बनाने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए आज उन्हें याद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी विकास कार्यों के बूते जनता के बीच जा रही है। बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस टिकट घोषित करने के बाद भी गुटबाजी में उलझी हुई है। पार्टी प्रत्याशी को अपने अपने गुट का बताकर प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस अपनी हालत समझते हुए अब महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों पर भ्रामक प्रचार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने 4 साल गुटबाजी में ही बिता दिए। वो सही तरह से विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन नहीं कर पाई। सल्ट के विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने कभी भी विकास कार्यों के लिए समझौता नहीं किया। अपनी सरकार हो या विपक्ष की, वो हमेशा विकास कार्यों के लिए मुखर रहते थे। सल्ट में उन्होंने अनगिनत कार्य किए और आखिरी क्षणों तक क्षेत्र के लिए चिंतित रहे। आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। और उत्तराखंड से प्रदेश मंत्री मधु भट्ट जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी मसले पर तमाम चर्चा के लिए। मधु जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मैम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने 4 साल सिर्फ गुटबाजी में ही बिता दिए हैं। यहाँ तक कि अब सल्ट विधानसभा के लिए जो वो प्रचार कर रहे हैं वो भी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? हाँ जी, देखिए बिल्कुल पल्लवी जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस का तो मुझे लगता है कोई आधार ही नहीं रह गया है। और अपने इनके जो नेता हैं, एक समय जाता है जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जनता के बीच में कभी पहले भी नहीं गए और अभी भी नहीं जाते हैं। भ्रामक प्रचार करते हैं जनता के बीच में, क्योंकि देखिए हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल जनता के लिए लगातार विकास कार्यों के लिए काम कर रही है और हम उन्हीं योजनाओं को लेकर जनता के बीच में समय समय पर जाते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो कोई चेहरा हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता कि उसको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार है। क्योंकि देखिए अभी ये चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से आपने क्योंकि पहले भी हमारे जो सुरेंद्र जो हमारे सिंह जीना दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने काफी 2-3 बार विधायक ये रहे, अब ये नहीं रहे, लेकिन उनके जो परिवार संपर्क बनाए हुए रखता है, सेवा से काम करता है, इसीलिए बनाया है। और
का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये सीट तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से ये जीतने वाले हैं। साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगी 2022 का जो आने वाला है उसके लिए भी एक बहुत क्योंकि हमें अच्छे दूरगामी परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि अब क्योंकि चुनाव जो 2022 का जो अब समय जो आ रहा है, निश्चित रूप से हमारी उसमें भी तैयारियां चल रही है, क्योंकि हमारे जो विकास के कार्य हैं हम उन्हीं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत जी, मुझे एक सवाल और भी आपसे ये करना था। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने जो कुछ भी कार्य किए हैं वो गिनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कोई भी उम्मीदवार जीते, चाहे वो बीजेपी को हो या फिर कांग्रेस का, क्या उनके लिए एक चुनौती होगी कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके जो वहाँ की जनता है? क्योंकि लगातार वो देख रहे हैं कि उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निपटारा करते आए हैं स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना। तो आने वाले जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी एक चुनौती साबित होगा। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से एक चुनौती होगा। जो आने वाले जो प्रत्याशी है उनको भी राजनीति क्षेत्र में मैं कहूँगी कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो तभी एक अपना स्थान स्थापित कर सकता है जब वो जनता के बीच में लोकप्रिय होता है। तो जिसी प्रकार से सुरेंद्र सिंह जीना जी लोकप्रिय रहे हैं, उसी प्रकार से मुझे लगता है महेश जीना जी भी बहुत लोकप्रिय रहने वाले हैं। और साथ में क्योंकि चुनौतियां उनके लिए कांग्रेस और जो और अन्य दल हैं वो तो मुझे कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आते, क्योंकि वो कोई बिल्कुल मधु जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और विकास की जो ये गंगा बह रही है वो अनवरत ऐसी ही बहती रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़ी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। आप चाहें सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में आप अपना टीकाकरण करवा सकते हैं, लेकिन इसे विलंब करना या इसे टालना उपयुक्त नहीं है। जितना शीघ्र हो सके को अपने आप को सुरक्षित करवाना चाहिए। अभी तक 11 लाख से अधिक लोग 2 डोज लगवा चुके हैं, जिनका दोनों डोज पूरा हो गया है। और हम लोगों ने क्या देखा कि जिनके 2 डोज हो गए हैं उनमें से नहीं के बराबर लोगों में संक्रमण पाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने ट्वीट कर तीरथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों की फसल का मुद्दा उठाया, जो फसलें बिना पानी के बर्बाद हो रही हैं। अपने ट्वीट में प्रीतम सिंह ने लिखा कि जल के अभाव में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। पर दुखद है कि इस डबल इंजन सरकार का प्रदेश की इस बदहाली से कोई लेना देना नहीं। अब बस बीजेपी का दमन बाकी है ताकि व्यवस्थाएं पुनः बहाल हो सके।
जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में साल 2016 में हुई चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बात सामने आने पर इस मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष ने मामले की एसआईटी जांच की मांग की, लेकिन विभागीय जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में सरकार ने इस बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया था। संबंधित जिलों के जिला सहकारी बैंक बोर्ड माध्यम से होने वाली इन नियुक्तियों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन हुए। इस बीच हरिद्वार जिले में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर शिकायतें सामने आई। कुछ विधायकों के अलावा हरिद्वार जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने भी इस बारे में सरकार को पत्र लिखे थे। इस पर सरकार ने राज्य के सभी जिला सहकारी बैंकों में यह प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब वो पौड़ी प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने झील परियोजना का निरीक्षण किया। इस बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी और एक वीडियो भी जारी किया। इस बारे में उन्होंने कहा कि आज अपने पौड़ी प्रवास के दूसरे दिन लवाली झील परियोजना का निरीक्षण किया। आगामी 3 माह के प्रथम चरण में झील और सड़क का कार्य किया जाएगा और द्वितीय चरण में इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुधवार को प्रदेश में 293 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 मरीजों की मौत भी हो गई। इनमें से 2 मरीजों की मौत दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय और एक मरीज की मौत एम्स ऋषिकेश और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में हुई। फिलहाल सबसे चिंताजनक स्थिति देहरादून और हरिद्वार जिले की है। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में 1765 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 72% अकेले इन 2 जनपदों में से हैं। इन 2 जनपद में हर दिन औसतन 181 मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरकारी और निजी लैब से 11,354 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिली, जिनमें 11,061 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून में सबसे अधिक 171 लोग संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार में भी 70 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा नैनीताल में 21, उधम सिंह नगर में 16, पौड़ी में 7, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली में 2-2 और उत्तरकाशी और बागेश्वर में 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। जबकि अल्मोड़ा, चंपावत और रुद्रप्रयाग में संक्रमण का नया मामला सामने नहीं आया। अब तक प्रदेश में 1,04,11 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 95,330 ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1,863 मामले सक्रिय हैं, जबकि 1,501 मरीज राज्य से बाहर चले गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 1,717 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। देश में कोरोना संक्रमण महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार अब उत्तराखंड में 7 राज्यों से आने वालों की जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में बिना जांच के प्रवेश नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर कुलहाल चेक पोस्ट पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। कोरोना के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों की जांच कर रही है। इसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन लोगों के अंदर कोरोना वायरस का डर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा, जिसके चलते कुलहाल चेक पोस्ट पर पुलिस के जवान तपती धूप में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को रोककर और अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर देखने को मिला कि लोग पुलिस के रोकने के इशारा करने के बाद भी रुकने को तैयार नहीं और जबरदस्ती उत्तराखंड सीमा में बिना कोरोना वायरस जांच के प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप ज्यादा बढ़ सकता है। भारी प्रदेश से आने वाले वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है जिनके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं है तो उनको जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी उनके द्वारा चेक किया जा रहा है। तब एक बार आवश्यक कार्रवाई की जाए। कब तक चलेगा सर ये? उत्तराखंड में किसानों को फायदा पहुंचाने और पैदावार को बढ़ाने के लिए हर खेत तक जल्द ही पानी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो इसके लिए खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना आवश्यक है। लेकिन इस लिहाज से अभी तक उत्तराखंड की तस्वीर बहुत बेहतर नहीं है। राज्य के 95 विकास खंडों में से 71 में खेती इंद्रदेव की कृपा पर निर्भर है, यानी बारिश हो गई तो ठीक, नहीं तो बिन पानी सब सून वाली स्थिति है। सिंचाई सुविधा का आलम यह है कि पर्वतीय भूभाग में केवल 45,000 हेक्टेयर में ही सिंचाई की सुविधा अब तक उपलब्ध हो पाई है। इन सब को देखते हुए अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस किया है, ताकि फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों की आय दोगुना की जा सके। इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कोशिशें रंगलाई तो निकट भविष्य में राज्य के 8 लाख किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सिंचाई सुविधाएं विकसित करने के लिए मुख्य योजनाओं में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शामिल है। इसके तहत चयनित होने वाली योजनाओं में केंद्र सरकार 90% मदद मुहैया कराएगी, जबकि 10% राज्य का अंश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस योजना का मुख्य लक्ष्य सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना है। उत्तराखंड में गुरुवार को नए वित्तीय वर्ष का आगाज हुआ तो इसके साथ ही कई तौर तरीके भी बदल गए। अब मैनुअल चालान की व्यवस्था समाप्त हो गई है। सरकारी महकमों में वित्तीय लेन देन और ठेकेदारों को भुगतान सिर्फ ऑनलाइन चालान यानी कि ई चालान के माध्यम से होंगे। सरकारी महकमों में वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से ऑफलाइन चालान के माध्यम से राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों को 1 जनवरी 2021 से समानांतर रूप से दोनों माध्यमों से चालू रखा गया था। वित्त सचिव सौजन्या ने बताया कि गुरुवार से लागू हो रही ई चालान व्यवस्था के लिए 22 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जमाकर्ता को ई चालान जमा होने की सूचना SMS और ईमेल पर प्राप्त होगी। साथ ही आहरण वितरण अधिकारी के चालान सत्यापित करने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जमाकर्ता सीधे IFMS पोर्टल से ई चालान जनरेट करेंगे। सभी विभागों को अपनी प्राप्तियों का ऑनलाइन सत्यापन करना होगा। इसमें किसी तरह की त्रुटि होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे पहले 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 माह की अवधि में ई चालान के साथ मैनुअल चालान की संयुक्त सुविधा जारी रखी गई थी।
उधर कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हर की पैड़ी पर महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मां गंगा, नवग्रहों और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में मेला अधिकारी दीपक रावत, पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल भी मौजूद रहे। इसके बाद मेला अधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने मां मनसा देवी, मां चंडी देवी में भी पूजा अर्चना की। इस मौके पर मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि आज से महाकुंभ मेला पूरी तरह नोटिफाई हो गया है, जिसके चलते मां गंगा की पूजा अर्चना की गई और मां गंगा के आशीर्वाद से महाकुंभ मेला सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी कामना की गई। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, सभी लोग यहां पर आएं, आनंद से स्नान करें, अच्छे अनुभव लेकर जाएं और सब कुछ सकुशल हो। मेला अधिकारी ने कहा कि महाकुंभ मेला एक चुनौतीपूर्ण आयोजन रहा है, लेकिन एक टीम वर्क भी है जिसमें सबको मिलकर काम करना है, जिसमें हमें श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों के साथ ही मीडिया से भी सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एसओपी का पालन करना चाहिए ताकि हम सुरक्षित और भव्य कुंभ को निर्विघ्न संपन्न करा सकें। उत्तराखंड के चंपावत में ऐतिहासिक मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी का माहौल है। कई घंटों तक मेले की व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पाई। आस्था के आगे कोरोना से बचाव के नियम भी धरे रह गए हैं। फोर्स की कमी से यातायात व्यवस्था भी बेपटरी रही। पिछले 24 घंटे में 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन किए। धाम क्षेत्र में बुधवार को सुबह से जगह जगह जाम लगा रहा। मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन एक माह पहले से ही तैयारी में जुट गया था। यात्रियों के लिए कई सुविधाओं के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भी नियम बनाए गए, लेकिन मंगलवार की रात से अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से सारे नियम धरे के धरे रह गए। हालांकि अभी भी लोग पूरी तरह से कोरोना के नियमों की पालना नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर श्रद्धालु निजी वाहनों से पहुंचे हैं, जिसके चलते बूम, ठूलीघाट आदि स्थानों पर रात से ही जाम की स्थिति बनी रही, जिसे जहां जगह मिली वहीं वाहन पार्किंग कर दर्शन के लिए चलते बने। ऐसे में यातायात सुचारू करने में पुलिस को भी काफी पसीना बहाना पड़ा। ऐतिहासिक पूर्णागिरि मेला मंगलवार से शुरू हो चुका है। ये मेला 30 अप्रैल तक चलना है। मां के जयकारों के बीच प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने ठूलीघाट प्रवेश द्वार पर फीता काटकर मेले की शुरुआत की थी। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सितारगंज में कृषि उत्पादन मंडी में किसानों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र सिंह राणा ने की। बैठक में किसानों ने कहा कि गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, सरकार क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद करनी शुरू करवाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि गेहूं खरीद के 48 घंटों के अंदर ही सरकार किसानों को भुगतान करे। उन्होंने ये भी मांग की कि इस समय गेहूं की फसल पककर तैयार है, इसको देखते हुए मंडी परिसर में 4 अग्निशमन के वाहन खड़े किए जाएं, जिससे किसानों की फसल को आग से नुकसान न हो सके। वहीं उनकी मांग थी कि किसान की गेहूं की फसल में आग लगने पर किसान को उसके औसत मूल्य का पूरा मुआवजा दिया जाए। किसानों का यह भी कहना था कि किसानों के गन्ने से मोह भंग होता जा रहा है, इसको देखते हुए सरकार जल्द से जल्द सितारगंज चीनी मिल को चलवाए। गेहूं का कटाई प्रारंभ हो चुकी है। आवक जो है वो मंडी में चालू हो चुकी है। किसान अपना गेहूं लाना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप कि गेहूं सूख रही है लोगों की। तो यहाँ पर दिखावे के लिए एक एसएमआई का जो कांटा यहाँ इन्होंने तपाई खड़ी कर दी है। बाकी अभी गाँव में जो तौल केंद्र लगने हैं उनकी सरकार के पास कोई तैयारियां नहीं है, कहीं कोई बारदाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग एक चेतावनी आगाह करने के लिए हमने एक सभा बुलाई थी कि आप शीघ्र अतिशीघ्र, ताकि जो है किसान अपना गेहूं औने पौने मूल्य पे ना बेचे, सरकार समय से तौल केंद्र लगाए। और दूसरा, चीनी मिल सितारगंज को वो बार बार कहा जा रहा है कि चलाएंगे, लेकिन फिर घूम फिर करके वही जीरो पे कहानी अटक जाती है। चीनी मिल को भी शीघ्र चलाया जाए ताकि जो गन्ना किसान है वो उनका मोह भंग ना हो गन्ना बोने से। और वो जो फसल चक्कर है, आज देख रहे हैं कि गेहूं में गुल्ली डंडा इतना हो रहा है, वो फसल चक्कर गन्ना होता था उसकी। इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।